हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विंडो में। भविष्य आपका प्रयास हमारा। इस सिलसिले में हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र के एक एक टॉपिक को बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कोहलबर्ग को पढ़ा। कोहलबर्ग के द्वारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया हुआ है, उसको हम लोगों ने पढ़ा। आज की क्लास में कोहलबर्ग का जो क्रिटिसिज्म है उसको संक्षिप्त में पढ़ते हुए जीन पियाजे के द्वारा जो मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे मज़े की बात यह है कि जीन पियाजे साहब ने सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत देने का काम किया था। उसके बाद कोहलबर्ग ने दिया था। तो खैर चलिए पढ़ते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत जो कि जीन पियाजे ने दिया है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। उससे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आप सब अभी तक आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि टीचिंग से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर मिलता रहे। साथ ही एक जो श्रृंखला शुरू हुई है बाल विकास शिक्षा शास्त्र की, उसको हम सिलसिलेवार ढंग से पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। अम, अगला जो सीरीज शुरू होने वाला है बाल विकास शिक्षा शास्त्र का, वो प्रश्नोत्तर का सीरीज शुरू होने वाला है, जिसमें कि हम हर रोज करीब 50 एमसीक्यू करेंगे यूट्यूब पे ही। तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और सुझाव देते रहें समय समय पे, ताकि कुछ बेहतर करने में मज़ा आए, बेहतर करने का मार्गदर्शन मिले आप सबके तरफ से। आप सबका जो जजमेंट है वो मेरे लिए मेरे सिर आंखों पे होगा। तो आप लोग अपना जजमेंट भी ज़रूर दें कि आपको क्लास समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, कुछ सुधार की भी गुंजाइश हो अगर तो उसे हमें बताइए, हमें खुशी होगी इस बात से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विशेष भूमिका के, है ना। क्रिटिसिज्म जो है, कोहलबर्ग का जो क्रिटिसिज्म है वो किन किन मुद्दों पे इनका क्रिटिसिज्म हुआ है कोहलबर्ग का, तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, मोरल थॉट वर्सेस बिहेवियर, है ना। इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए, है ना। विचार कुछ और होता है लेकिन हम व्यवहार में कुछ और शो करते हैं, है ना। तो उसे ही कहा जाता है मॉरल थॉट वर्सेस बिहेवियर, जिसको कि कोहलबर्ग ने बहुत ज़्यादा अपने थ्योरी में नज़रअंदाज किया है कहीं ना कहीं, है ना। इस बात पे ध्यान उन्होंने नहीं दिया है मोरल थॉट वर्सेस बिहेवियर पे। उदाहरण के लिए कई सारे नेता आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करके जाते हैं, है ना, और एक बार सत्ता में आने के बाद फिर जनता से मुखातिब भी होना मुनासिब नहीं समझते हैं, है ना। तो यही है हमारा मोरल थॉट वर्सेस बिहेवियर, कि विचार कुछ और है, व्यवहार कुछ और है ना। हम बहुत अच्छा प्रिटेंड करने का प्रयास करते हैं किसी और के सामने, ताकि हमारा एक बहुत बेहतर इमेज बन सके सबके सामने, है ना। तो वो जो हमारा है वो मोरल थॉट और बिहेवियर में जो अंतर है, इस बात को कोहलबर्ग ने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया है, इग्नोर किया है, नहीं दिखाया है। दूसरा जो पॉइंट है कल्चर का, है ना। बच्चे के नैतिक विकास में कल्चर का क्या प्रभाव रहता है, संस्कृति का क्या प्रभाव रहता है, इसको इन्होंने इग्नोर किया है, कहीं ना कहीं इसको शामिल नहीं किया है। तो इस पे इनका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है। जाहिर है, आप समझ सकते हैं कि किसी भी बच्चे के नैतिक विकास में, किसी भी व्यक्ति के नैतिक विकास में जो संस्कृति का योगदान है वो जरूर होता ही होता है ना। जिस समाज में वो रह रहा है बच्चा, जिस समाज में व्यक्ति रह रहा है, उस समाज का जो संस्कृति है ना, उस संस्कृति का प्रभाव उसके नैतिक विकास पे होता ही होता है। लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं कोहलबर्ग ने नज़रअंदाज किया है। दूसरा जो है वो जेंडर बायस, इस बात पे इनका बहुत जोर से क्रिटिसिज्म होता है, खूब क्रिटिसिज्म होता है इनका। कारण ये है कि जो इन्होंने केस स्टडी किया उसमें इन्होंने कई सारे बच्चों को बुलाया जो कि मेल थे, मेल बच्चों को बुलाया, केस स्टडी की, उस पे जो है उस केस स्टडी के आधार पे इन्होंने अपना थ्योरम दिया। उसमें कहीं ना कहीं जो महिलाएं थी वो नहीं थी। तो इसलिए जो कैरोल गिल्गन है, इन्होंने कहा कि क्योंकि इन्होंने केस स्टडी महिलाओं पे नहीं किया, फीमेल पे नहीं किया, तो कहीं ना कहीं फीमेल का जो नैतिक विकास होता है जिस जिस प्रकार का, या उस पर जो इम्पैक्ट होता है, उसको भी इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है। मतलब ये कि ये सिर्फ मेल के नैतिक विकास का सिद्धांत देने में कामयाब हो गए हैं, फीमेल के नैतिक विकास का सिद्धांत देने में उस प्रकार से कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि कैरोल गिल्गन
अभी तक सही साबित अपने आप को उस तरह से नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ ये हकीकत है कि जो फीमेल का माइंडसेट है, जो नैतिक विकास जिस प्रकार से उसमें होता है, उसको बताने में कहीं ना कहीं कोहलबर्ग नाकामयाब रहे, क्योंकि उस पर उन्होंने केस स्टडी नहीं किया है। दूसरा क्या है, अंडरस्टिमेट यंग चिल्ड्रन, है ना, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टिमेट कर लिया है। इनका मानना है कि नैतिक विकास जो होना है वो उम्र के साथ होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा उसका नैतिक विकास होता जाएगा। जबकि ऐसा देखा गया है कई सारे केसेस में कि ये जरूरी नहीं है कि उम्र के साथ ही परिपक्वता या नैतिकता का उसमें समावेश होता है। नहीं, कई सारे आप अपने घर के आसपास या अपने आस पड़ोस में ऐसे बच्चों को देखोगे जो वक्त के से पहले जो है वो परिपक्व भी हो जाता है और नैतिक मूल्यों का भी बहुत ज़्यादा समावेश हो जाता है उस बच्चों में, है ना। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि कोई एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा गंभीर रहता है ना, बहुत ऐसे डिसीजन लेता है जो कि एक मैच्योर व्यक्ति जो बहुत उम्र का है वो भी उस तरह का डिसीजन नहीं ले पाता है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोहलबर्ग ने अंडरस्टिमेट कर दिया है छोटे बच्चों को। अगला जो है वो कॉन्टेक्स्ट है ना। कॉन्टेक्स्ट को भी बहुत अच्छे से इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, इग्नोर कर दिया है। जैसे कि बात की जाती है कि झूठ बोलना गलत बात है ना, लेकिन अगर एक झूठ किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है तो ऐसा झूठ बोल लेना चाहिए। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट का बहुत अच्छे से जिक्र इन्होंने नहीं किया है अपने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में। उसके बाद है स्टेजेज जो है इनका मानना है कि सिलसिलेवार ढंग से स्टेजेज आता है, एक के बाद दूसरा स्टेज आ जाता है और पहला स्टेज का जो बिहेवियर है वो ख़त्म होकर फिर दूसरा स्टेज में आता है, फिर तीसरा स्टेज में, फिर चौथा स्टेज में, इस प्रकार से, है ना। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो सारे स्टेजेज हैं वो कहीं ना कहीं पैरेलल चल रहे होते हैं, है ना। उदाहरण के लिए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का जो स्टेज है ना, लेवल 1 का पहला स्टेज हम क्या देखते हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का स्टेज है, दंड अभिमुखता वाला जो स्टेज है। तो आज भी हम जो है, चाहे हम बड़े ही क्यों ना हो गए हों, उम्र बहुत ज़्यादा ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद ही हम कई सारे ऐसे कार्य करते हैं जिससे इस बात का डर रहता है कि कहीं हमें पनिशमेंट तो नहीं मिल जाएगा ये काम करने के बाद, है ना। अगर पनिशमेंट के डर से हम वो काम कर रहे होते हैं कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारा वो नुकसान हो जाएगा। तो काइंड ऑफ पनिशमेंट जो है वो इसमें शो करता है ना, जिसको कि जो कोहलबर्ग हैं वो बताने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे हैं। इनका मानना है कि स्टेज जो है सिलसिलेवार ढंग से चलता है और दूसरा स्टेज पे जाने के बाद पहले स्टेज का जो बिहेवियर होता है वो ख़त्म हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा जो पीछे का भी जो बिहेवियर है, जो नैतिक विकास जिस प्रकार से हुआ वो पैरेलल चलता होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये बात बताने में ना, इन सारे मुद्दों पे, इन सारे मसलों पे इनका क्रिटिसिज्म होता है कोहलबर्ग का। तो ये तो कोहलबर्ग का क्रिटिसिज्म था कि किस किस पॉइंट पे कोहलबर्ग का क्रिटिसिज्म किया जाता है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे का जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि जीन पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या कहा। अभी तक हम लोग कोहलबर्ग को पढ़ रहे थे, इनके बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री है वो जान लीजिए, है ना। 9 अगस्त 1896 में इनका जन्म हुआ था और 16 सितंबर 1980 में जो है ये इनकी मृत्यु हो गई, है ना। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू आर टुगेदर कॉल्ड जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ ब्रीफ हिस्ट्री है, आप लोग देख लीजिएगा, पहले भी मैंने बता रखा है। सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं कि मोरल डेवलपमेंट होता क्या है और जीन पियाजे के अनुसार मोरल डेवलपमेंट क्या है ना। इस बात को हम लोग देखेंगे अभी, है ना। चलिए, तो मोरल डेवलपमेंट क्या है। मोरल डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू व्हिच चिल्ड्रन डेवलप द स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग विद इन द सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड लॉज। तो बहुत ही सामान्य तौर पर समझिए कि दरअसल मॉरल डेवलपमेंट है क्या, नैतिक विकास है क्या, नैतिकता क्या है, मोरालिटी क्या है, पहले ये समझिए,
है ना। मोरालिटी क्या है कि समाज ने एक नियम बना दिए हैं, एक कानून बनाए जो है समाज ने, है ना, उसके अनुसार अगर हमारा विकास होता है, समाज के बनाए नियम और कानून के द्वारा, वो मोरालिटी है। और इस विकास को हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं, है ना। इस विकास को हम लोग क्या कहते हैं, मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। हिंदी में भी हमने नोट्स दे दिया है इस बार। बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी कि हिंदी में जो है वो हमें नोट्स नहीं मिल रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। तो नैतिक विकास से क्या तात्पर्य है कि जिसके माध्यम से बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों और कानूनों के आधार पर अपने समाज के भीतर सही और गलत के मानकों को विकसित करते हैं, है ना। समाज में अगर ये कहा, एक लॉ बना दिया गया है कि अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अपने से बड़ों को आप कह के बात करनी चाहिए, तो ये समाज के द्वारा बनाए कुछ नियम और कानून हैं। अब इसको अक्षरशः अगर बच्चा फॉलो करता है और आगे बढ़ता है तो उसमें जो है नैतिक विकास होता है। उदाहरण के लिए आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, है ना। मोरल डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे, क्या मानना है आखिर जीन पियाजे का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को लेकर। तो देखिए कि पियाजे कॉन्सेप्शलाइज मोरल डेवलपमेंट एज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोसेस वेयर बाय द इंटरप्ले ऑफ एक्शन एंड थॉट। एक सेकेंड में चाहिए, है ना। तो पियाजे कॉन्सेप्शलाइजेस मोरल डेवलपमेंट एज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोसेस whereby the interplay of action and thought builds moral concept। सामान्य तौर पर इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने नैतिक विकास को एक रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा है, उनके माध्यम से देखा जाता है, जिससे कार्य और विचार का परस्पर नैतिक अवधारणाओं का निर्माण करती है ना। तो नैतिक विकास क्या है, एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिससे कार्य और विचार का परस्पर नैतिक अवधारणाओं का निर्माण करती है। और पियाजे को मुख्य रूप से इस बात में दिलचस्पी नहीं थी कि बच्चे क्या करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिए कि पियाजे को मुख्य रूप से इस बात में दिलचस्पी नहीं थी कि बच्चे क्या करते हैं, यानी चाहे वो नियमों को तोड़ते हैं या नहीं, लेकिन वो क्या सोचते हैं। दूसरे शब्दों में वह बच्चों के नैतिक तर्क में रुचि रखते हैं, उसके लॉजिक में रुचि रखते हैं कि आखिर बच्चा सोचता कैसे है, क्या करता है, वो उनके लिए मायने नहीं। भले वो बच्चा जो है समाज के बनाए गए नियम और कानून तोड़ रहा हो, लेकिन अगर वो तोड़ रहा है तो उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है, उसका तर्क क्या है। जीन पियाजे इस बात को ज़्यादा तवज्जो देते हुए नजर आते हैं, है ना। पियाजे बच्चों के नैतिक मुद्दों के समझ के 3 मुख्य पहलुओं में रुचि रखते हैं। क्या क्या है भाई। पहला तो नियमों के बारे में बच्चों की समझ, अर्थात जो नियम और कानून समाज में बनाए गए हैं उसको लेकर बच्चों की समझ क्या है। दूसरा क्या है कि नैतिक जिम्मेदारी के बारे में बच्चों की समझ, जो नैतिक जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन उन्हें करना है, समाज के बनाए गए नियम और कानून का जो निर्वहन उन्हें करना है, उस नैतिक जिम्मेदारी के बारे में बच्चों की क्या समझ है, इस बारे में। और तीसरा है न्याय के बारे में बच्चों की समझ कि आखिर न्याय क्या है। न्याय का मतलब, न्याय और नैतिक मूल्य कहीं ना कहीं परस्पर एक दूसरे से संबंधित है ना। जो नैतिक कानून बनाए गए हैं समाज में, उसका उद्देश्य क्या है, न्याय भी उसका एक उद्देश्य है ना। उस न्याय उद्देश्य कैसे है, इस तरह से समझिए कि जाहिर है कि जो कानून बनाए गए हैं वह समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो कानून बनाए गए हैं, है ना, ताकि हर किसी के साथ न्याय हो। ये समाज की एक क्या कह सकते हैं कि एक मूलभूत समझ है इस चीज़ को लेकर, है ना। तो इन 3 मसलों को पियाजे जो हैं बच्चों के नैतिक मुद्दों के समझ को जो है इन 3 पहलुओं में रुचि रखते हुए नजर आते हैं, और इसी के आधार पर उन्होंने अपना थ्योरी दिया है, अपना प्रिंसिपल दिया है। अब जीन पियाजे जो हैं वो 2 मुख्य क्या कह सकते हैं उसको, पियाजे सजेस्टेड 2 मेन टाइप्स ऑफ मॉरल थिंकिंग, 2 तरह का जो है वो नैतिक विचार उन्होंने दिया है। पहला आपका हेटेरोनोमस मोरालिटी है और दूसरा ऑटोनोमस मोरालिटी है ना। अब इसके अलग अलग नाम भी हैं। हेटेरोनोमस मोरालिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मोरालिटी भी कहते हैं। नाम से ही क्लियर है ये,
है ना, जो एक्सटर्नल मॉरलिटी हो, मतलब जो हम बाहर से कहीं ना कहीं जिस मोरल वैल्यू का हमारा विकास होता है उसको हम एक्सटर्नल मोरालिटी कहते हैं, है ना। जैसे अगर हमें किसी ने सजेस्ट किया कि बेटा तुम ये काम करो, है ना, सुबह उठ के मम्मी पापा को प्रणाम करना चाहिए, सुबह सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करना चाहिए, है ना, तो ये क्या है, एक्सटर्नल मोरालिटी है। अब इंटरनल मोरालिटी क्या है कि हमने अपने आप को इस तरह से कन्विंस किया कि नहीं ये हमें करना चाहिए, है ना, भले ही वह समाज के बनाए गए नियम कानून से पड़े ही क्यों ना हो, लेकिन हमने अपने आप को अंदर से मोटिवेट किया है, अंदर से हमारे नैतिकता का विकास हो रहा है, अपने आप को कन्विंस कर पा रहे हैं, तो वो इंटरनल मोरालिटी हो गया, है ना। इसी को मोरल रियलिज्म भी कहते हैं या मोरल कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। इंटरनल मोरालिटी के नाम क्या क्या है भाई, ऑटोनोमस मोरालिटी, मोरल रिलेटिविज्म और मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन, है ना, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, जो आपका हेट्रोनोमस मोरालिटी है उसको हम कहते हैं परायत नैतिकता की अवस्था या पर केंद्रित उन्मुखता भी कहते हैं, और ऑटोनोमस मोरालिटी को हम कहते हैं स्वायत्त नैतिकता, है ना। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। हेट्रोनोमस मोरालिटी क्या है भाई, इसका एज जो है वो बताया गया है 4 से 10 साल का जो है एज बताया गया है ना, कि 4 से 10 साल की जो अवस्था है वो हेट्रोनोमस मोरालिटी की अवस्था होती है। इन टर्म्स ऑफ पियाजेज स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रंस आर इन प्री ऑपरेशनल एंड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जाहिर है आप लोगों ने, मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो स्टेजेज हैं, है ना, वो क्या क्या है भाई, प्री ऑपरेशनल है ना, ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है। तो ये जो अवस्था है वो 4 से 10 साल के बीच की जो अवस्था है वो किसके किसके बीच आ जाएगा, हमारा प्री ऑपरेशनल एंड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बीच आ जाएगा। Younger children's thinking is based on the result of their action, the way these action affect them, है ना। कहने का मतलब ये कि जो जीन पियाजे हैं इस अवस्था को एक नैतिक विकास की पहली अवस्था इन्होंने माना, जिससे प्राय सभी बच्चे गुजरते हैं, है ना। और दूसरी बात है कि बड़ों को नियम के स्रोत के रूप में देखना। इसमें क्या होता है कि बड़ों को, अर्थात बड़े जो करते हैं, है ना, बड़ों को बच्चा अनुकरण करके सीखता है और बड़ों के को ही जो नियम के स्रोत के रूप में देखता है ना, अर्थात बड़ों के से ही बच्चे सीखता है कि आखिर हमें किस किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए समाज में, किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए कौन सी बात पे, किस तरीके से एक दूसरे से बिहेव करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, है ना। तो इस अवस्था में बच्चों का जो नैतिक विकास का स्रोत होता है वो क्या होता है, बड़े लोग जो हैं समाज के वो होते हैं। बड़ों की आज्ञा पालन करना अच्छा, वो अवहेलना करना बुरी आदत माना जाता है ना। इस अवस्था में क्या है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना तो अच्छी बात माना जाता है, लेकिन उनके आज्ञा का अवहेलना करना बहुत ही बुरी आदत माना जाता है। चाहे जो एक बड़ा हो वो गलत इंस्ट्रक्शन ही क्यों ना दे रहा हो, लेकिन अगर बच्चा उस बात को नहीं मान रहा है या कोई व्यक्ति उनके बात को नहीं मान रहा है तो बच्चा ये समझेगा कि यह जो है वो बुरी बात है, गंदी बात कर रहा है ना, बड़ों के बातों को अवहेलना करके, है ना। कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादे नहीं, इसमें ये देखा जाता है। इसमें और भी कुछ कुछ पॉइंट है जिसको आप समझिए ढंग से, है ना। द आउटकम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेंशन, ऑब्वियसली परिणाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इरादे कम है। अब इसका अर्थ क्या है कि परिणाम ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब ये मतलब नहीं है कि किस इरादे से काम किया जा रहा है, नहीं। अगर ये है कि बड़ों ने ये आदेश दिया है तो वो काम होना चाहिए क्योंकि बड़े हैं वो। नैतिक विकास इस प्रकार से बच्चों में होता है क्योंकि उस किसी भी कोई इंस्ट्रक्शन को एनालाइज करने की क्षमता बच्चों में उस वक्त नहीं होती है। अलग अलग एस्पेक्ट में देखने की जो क्षमता है, विश्लेषण करने की जो क्षमता है उस वक्त बच्चों में नहीं होती है। उस वक्त सिर्फ इतना है कि बड़ों ने अगर कोई बात कहा है तो उसे हमें मानना है ना, हेट्रोनोमस मोरालिटी में। क्योंकि एक्सटर्नल मोरालिटी है, बाहर से हमें नैतिक, हमारा बाहर के स्रोत के माध्यम से हमारा नैतिक विकास हो रहा है। अगला है, अ बिहेवियर इज जस्ट एज आइदर गुड और बैड ओनली इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, देयर इज नो रूम ऑफ नेगोशिएशन एंड और कॉम्प्रोमाइजेस, है ना। जाहिर है इसमें
बिहेवियर जो जज किया जाता है, या तो अच्छा या बुरा जज किया जाता है ना, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम के आधार पे। तो ये जो हमारा था वो था परायत नैतिकता की अवस्था, जिसको हम पर केंद्रित उन्मुखता भी कहते हैं, है ना, जिसको कि हम हेटेरोनोमस मोरालिटी भी कहते हैं। अगला जो है, दूसरा जो स्टेज है वो है ऑटोनोमस मोरालिटी, है ना। इसमें जो है एज 10 साल और कंटिन्यूस थ्रू द एडोलेसेंस, 10 साल और 10 साल के एडोलेसेंस अवस्था से कंटिन्यू हो जाता है ये। Children are now beginning to overcome the egocentrism of middle childhood. Moral rules are not perceived as being absolute anymore. Instead, older children realize that rules are socially agreed upon guidelines. They are designed to benefit all the group member and are adjustable. ये बहुत सही पॉइंट है, यहाँ से आप जो है सारी बात जो है समझ सकते हैं, है ना। जब 10 साल और उससे 10 साल से बड़ा होने लगता है बच्चा, 10 साल और उसके बाद की अवस्था का जो बच्चा होता है, वो ये समझ जाता है कि समाज में रूल्स जो बनाए गए हैं वो समाज के लोगों के द्वारा ही बनाए गए हैं। और किस लिए बनाए गए हैं? ताकि जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जो सोसाइटी के जितने लोग हैं, वो इससे बेनिफिट हो सकें, उनको सुचारू रूप से संचालित किया जा सके उस समाज को, इसलिए रूल्स बनाए जा गए हैं। और इस रूल को अपने तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है ना, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। Older children can assess whether a rule is fair or not, although they still know that it is important to follow the rule. They see them as complex and flexible, है ना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो इस बात को समझना शुरू कर देते हैं कि भाई जो रूल है उसको हम ज़रूरत के समय पर उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, है ना। और जाहिर है जब बच्चा एनालाइज करना शुरू कर देता है तो अपने आधार पर भी कई सारे डिसीजन लेना शुरू कर देता है इस अवस्था में, है ना। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, है ना। ये अनुस्वार गलती से लग गया है। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था या स्वायत्त उन्मुखता भी कहते हैं। 10 से 13 वर्ष या उससे आगे की जो अवस्था है उसे हम कहते हैं ये आत्मकेंद्रिता की भावना लुप्त हो जाती है और वे समझने लगते हैं कि नैतिक नियम किसी सत्ता से नहीं बल्कि आपसी सहयोग से बनते हैं। वे स्वतंत्र रूप से सोचने व तर्क करने में लग जाते हैं। कार्य का इरादा महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो परायत नैतिकता की अवस्था थी उसका जस्ट उल्टा है हमारा कौन? स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। उसमें परिणाम महत्वपूर्ण था, इरादे नहीं। लेकिन इसमें क्या है? कार्य का इरादा महत्वपूर्ण है। अर्थात अगर आपके एक झूठ से किसी की जान बच जाती है तो झूठ को बोल देना चाहिए, है ना। नियम परिवर्तनशील है, इसे अन्योन्यता, पारस्परिकता वो सहयोग की नैतिकता का भी काल कहते हैं। ये बात हमने पहले ही बता दिया है कि कौन से स्टेज को किस नाम से जाना जाता है ना। अब एक उदाहरण के माध्यम से आप दोनों ही स्टेजेस को समझ सकते हैं, है ना। उदाहरण क्या है कि यदि कोई बच्चा किसी की कलम चुरा लेता है और बाद में सीढ़ी से गिरकर घायल हो जाता है तो यह सोचता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने चोरी की थी। यह बालक की परायत अवस्था है, हेटेरोनोमस स्टेज है ना। यदि कोई बच्चा किसी के जैसे होता है ना, आप अपने गांव में अपने आसपास या जब आप बच्चे थे तो अपने स्कूल में भी देखते होंगे, है ना। ऐसे बहुत बड़े सारे तर्क दिए जाते हैं बचपन में, है ना। तुम्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि तुमने उससे गालियां दी थी, है ना, ऐसा कहते हैं। या बच्चा, और क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गया अब क्या है कि अगर वो कलम चुरा लिया और गलती से कभी गिर गया, उसे चोट लग गई, तो यही सोचेगा कि क्योंकि मैंने कलम छुड़ाया था इसलिए मुझे चोट लग गई, है ना, इसलिए मुझे भगवान ने दंड दे दिया। क्योंकि समाज में उसे इस प्रकार की बातें पढ़ाई गई है, बताई गई है ना। समाज में जो बूढ़े दादा दादी होते हैं, कहानी सुनाने के दौरान, ये जो भारत की एक बहुत विशेष बात है अपने यहाँ का, पता नहीं विदेशों में क्या चलता होगा,
अपने यहाँ की ये खास बात है कि दादी नानी मम्मी जब कहानी सुना रही होती है बचपन में, तो कहानी में जो है एक मोरल ऑफ द स्टोरी जरूर होता है ना। तो बताओ बच्चे, इस कहानी से आपने क्या सीखा कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। अब इस बात को बच्चा जो है अपने मन में बिठा लेता है कि अगर मैं किसी के साथ गलत करूंगा तो मेरे साथ भी गलत होगा। ये जो है परायत अवस्था है। परंतु स्वायत्त अवस्था में आ जाने पर बच्चा ऐसा नहीं सोचता है, क्योंकि अब वह समझने लगता है कि वह इसलिए गिरकर घायल हो गया क्योंकि वह सीढ़ी पर ध्यान देकर नहीं चला था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो एक अपनी समझ विकसित करता है, और अगर कोई गलत काम करने के बाद वो गिर जाता है तो ये समझता है कि वह सही तरीके से नहीं चल रहा था, इसलिए वह गिर के घायल हो गया, उसे चोट लग गई, न कि किसी की कलम चुरा ली तो ऐसा हुआ। यही है परायत अवस्था और स्वायत्त अवस्था। उम्मीद है कि आपको जीन पियाजे का जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी वो समझ में आ गया होगा। मात्र 2 ही स्टेज है और यही है ना। तो अगर कोई बात अभी भी समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। आप हमें यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको क्या समस्या आ रही है। आप हमें मेल कर सकते हैं, जो मेल आपको दिया गया है यहाँ पे, है ना। कोई भी सुझाव हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कुछ बताना चाहते हैं, है ना, कुछ जानना चाहते हैं, तो ज़रूर संपर्क करें, है ना। हमारा नंबर है 8802969607। इस पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और एक निवेदन अंतिम में यह भी कि अगर अभी तक आप लोगों ने जो है चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो टीचिंग से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।